साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज उत्तराखंड के कवि मोहन मुक्त की कविताओं के जरिए कुछ आपसे बात करूंगा पहाड़ के बारे में, और जरिया होगा उनकी कविताएं। तो मोहन मुक्त का एक काव्य संग्रह है हम खत्म करेंगे, इसकी कुछ कविताएं मैं आपसे पढ़ूंगा। पहाड़ सीरीज से उन्होंने लगभग 63 कविताएं लिखी हैं और उन कविताओं में से मैं आपके सामने कुछ कविताओं का पाठ करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि उन कविताओं के संदर्भ को समझने के लिए और जो उन कविताओं की मारक क्षमता है, उसमें जो ताकत है, उसको और ज़्यादा समझने के लिए पहले मैं थोड़ी सी बात संस्कृति पर करूंगा, और संस्कृति पर जो भूमिका है उसके बाद मुझे लगता है कि आपको इन कविताओं को समझने में, उनको संदर्भगत करने में, कंटेक्चुअलाइज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। संस्कृति के बारे में बात करते हुए अक्सर लोग उदाहरण देने लगते हैं। उदाहरणों से संस्कृति की अवधारणा को समझने में या तो बहुत कम मदद मिलती है या फिर उसको महिमा मंडित करने वाला अर्थ ही सामने आता है। उदाहरणों से संस्कृति के संदर्भ में अनेक प्रश्नों को सतह पर आने से रोक दिया जाता है, जैसे कोई संस्कृति अपने साथ संबद्ध अलग अलग व्यक्तियों के बीच किस किस तरह के शक्ति संबंधों की रचना करती है। इन शक्ति संबंधों का विभिन्न व्यक्तियों को वितरित किए जाने वाले भौतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हकों की प्रकृति और मात्रा का क्या संबंध है। जन्म आधारित असमानताओं और उत्पीड़नों के विरुद्ध कार्रवाई करने और कार्रवाई करने हेतु व्यक्तियों और समूहों को तैयार करने में संस्कृति का क्या योगदान होता है, या जन्म आधारित असमानताओं और उत्पीड़नों को सृजित करने में संस्कृति का क्या योगदान होता है। संस्कृति को केवल सकारात्मक नज़र से देखने से इस तरह के महत्वपूर्ण सवालों को बहस में आने से रोक दिया जाता है। इसलिए जरूरी है कि संस्कृति को उदाहरण के स्तर पर ही न समझा जाए, बल्कि उसकी अवधारणा को शैक्षिक बहस में शामिल किया जाए। समाज विज्ञानी एजाज अहमद के अनुसार अवधारणा के स्तर पर संस्कृति मनुष्य के जीवन को अर्थ देने वाली प्रक्रिया है। जीवन को अर्थ देने वाली प्रक्रिया का क्या अर्थ हो सकता है? जब कहा जा रहा है कि संस्कृति मनुष्य के जीवन को अर्थ देने वाली प्रक्रिया है, तो अर्थ किन किन चीजों को दिया जाता है? क्योंकि जीवन तो बहुत व्यापक है, तो अर्थ देने की प्रक्रिया में कौन कौन से बातें शामिल होती हैं? संस्कृति स्वयं ही अर्थ देने की कार्रवाई है। कोई भी कार्रवाई सायास होती है, वह कार्रवाई किन्हीं के द्वारा किन्हीं के लिए की जाती है। संस्कृति की अर्थ देने वाली इस अवधारणा से संस्कृति के बारे में फैलाए जाने वाले भ्रमों से निपटने में मदद मिल सकती है। संस्कृति के बारे में एक भ्रम यह है कि यह हमेशा सकारात्मक होती है, लेकिन संस्कृति की उक्त परिभाषा की मदद से हमें किसी भी संस्कृति के साझेदारों के कम से कम दो समूह साफ दिखाई पड़ते हैं। संस्कृति के उन साझेदारों में से एक समूह उनका है जो किसी सांस्कृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत अर्थों का निर्माण करता है, और दूसरा समूह उन साझेदारों का है जिन पर उन अर्थों को लाद दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अर्थों का निर्माण करना केवल खेल भर नहीं है जो सिर्फ मजे के लिए किया जाता है, या इनका संबंध मनुष्यों के रोजमर्रा के जीवन में मिलने वाले अधिकारों और जिम्मेदारियों के संसार के साथ है। संस्कृति के बारे में एक और भ्रम यह है कि इसका रूप हमेशा एक सा रहता है, लेकिन अगर संस्कृति अर्थ देने की प्रक्रिया है, तो फिर अर्थ देने की प्रक्रिया पर अपने अपने अधिकारों को कायम करने की प्रतियोगिता भी निश्चित ही होती है। ऐसे में यह कहना कि संस्कृति का रूप हमेशा एक सा रहता है, तार्किक, ऐतिहासिक और अवधारणा की दृष्टि से सही नहीं है। किसी संस्कृति का अर्थ उसमें खुदा हुआ नहीं होता, और न ही सांस्कृतिक विन्यास में उसकी जगह एक बार में ही हमेशा के लिए तय हो जाती है। अर्थ देने की प्रक्रिया पर अधिकार हासिल करने के संघर्षों के दौरान किसी संस्कृति के अंतर्गत दिए जाने वाले अर्थ बदलते रहते हैं। संस्कृति को ऐसे भी देखा जाता है जैसे
वह कोई ऐसी चीज है जो अपना अंतिम रूप ग्रहण कर चुकी है, जिस रूप से अब अलग नहीं हटा जा सकता। ताज अहमद के अनुसार संस्कृति को स्वयं में किसी फिनिश्ड कॉमन पजेशन के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसके विभिन्न प्रकार के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए किए जाने वाले बहुत व्यापक लोकतांत्रिक संघर्षों के हिस्से के तौर पर सांस्कृतिक अधिकारों के लिए किए जाने वाले संघर्षों के रूप में देखा जाना चाहिए। मानव जाति बहुत पहले से ही यह मानती आई है कि दुनिया में जिंदा रहने और सुख सुविधाओं के जितने भी साधन हैं वे सभी के लिए हैं, और वह अपने अपने स्तर पर इस सुझाव को हासिल करने के लिए प्रयास करती रहती है। ऐसे किसी भी प्रयास में उसे अपनी ही प्रजाति के अलग अलग लोगों से वैचारिक और भौतिक संघर्ष करना पड़ता है। संस्कृति का विचार लोगों के संघर्ष को गतिशील भी बना सकता है और उसे जड़ भी बना सकता है। संस्कृति के तहत पहचानों को निर्मित और रद्द किया जाता है। इसके तहत विमर्श को रचा जाता है, जिसके कारण संस्कृति स्वयं ही जांच और आलोचनात्मक विश्लेषण की वस्तु बन जाती है। इस कारण संस्कृति के विभिन्न तत्व यानी ज्ञान, वस्तुएं, सामाजिक आचार व्यवहार और संदर्भ लगातार बदलते रहते हैं और उनकी व्याख्याएं भी बदलती रहती हैं। अनेक समकालीन सिद्धांतकारों का मानना है कि संस्कृति अर्थ उत्पादन और सामाजिक अंतःक्रिया दोनों की जगह है। संस्कृति में पहचाने और मूल्य न तो हमेशा के लिए पूर्व निर्धारित होते हैं और न ही उनका हमेशा के लिए कोई तयशुदा स्थान होता है, बल्कि उनका स्थान समझौतों और संघर्षों पर निर्भर करता है। दरअसल शिक्षा और संस्कृति वर्गीय शिक्षा और वर्गीय संस्कृति होती है। अगर इस सिद्धांत को भारत के ब्राह्मणवादी संदर्भ में इस्तेमाल करना हो तो कहा जाएगा कि शिक्षा और संस्कृति जातीय शिक्षा और जातीय संस्कृति होती है। चूंकि संस्कृति का काम महज विश्व को बिंबों में अभिव्यक्त करना नहीं होता, बल्कि उन बिंबों के जरिए विश्व को एक नई दृष्टि से देखने का तरीका भी विकसित करना है। विश्व को देखने का कौन सा तरीका किसके हक में है, इस तरह के सवाल संस्कृति को अर्थ, रूपकों और बिंबों को लेकर संघर्षों का अखाड़ा बनाते हैं। इन संघर्षों के दौरान भाषा की संस्कृति के विभिन्न और विरोधी रूप उभरते और मिटते रहते हैं। अर्थ, शक्ति और इच्छा से जुड़ी प्रक्रियाओं के बाहर कोई संस्कृति नहीं है। इतिहास में दिए गए समय और स्थान में काम आने वाले सांस्कृतिक संबंधों की शक्ति को अर्थ, शक्ति और इच्छा से पहचान मिलती है। आवश्यक नहीं है कि सांस्कृतिक संबंधों को दी जा रही पहचान तथ्यपरक और न्याय संगत भी हो। जो कोई भी संस्कृति की बात करता है वह प्रशासन की भी बात करता है, यानी वह एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करता है। यह बात अलग है कि ऐसा वह इरादतन करता है या गैर इरादतन, यानी संस्कृति में एडमिनिस्ट्रेशन का तत्व शामिल रहता है। उदाहरण के लिए किसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसको किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके सांस्कृतिक अधिकार क्या हैं, किसकी सांस्कृतिक जिम्मेदारियां क्या हैं, इन सभी प्रश्नों में अपने तथा दूसरों पर शासन करने की प्रक्रिया भी शामिल रहती है, क्योंकि संस्कृति के लिखित और अलिखित दोनों तरह के नियम इस बात को नियंत्रित करते हैं कि कौन कब किसके साथ कैसा व्यवहार कर सकता या कर सकती है। इसलिए प्रशासन संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसलिए संस्कृति केवल जीवन में उतारने की चीज भर नहीं है, बल्कि वह जीवन से दूर हटाने की चीज भी है। जीवन में क्या उतारना है, जीवन से क्या हटाना है और जीवन में क्या क्या नया भरना है, इसके लिए संस्कृति को अर्थ देने वाली प्रक्रिया के रूप में ही समझना चाहिए। तो साथियों, इस भूमिका के बाद मैं आपको मोहन मुक्त की कुछ कविताएं सुना रहा हूं जो उन्होंने पहाड़ शीर्षक से लिखी हैं, और इस शीर्षक के तहत उन्होंने 63 कविताएं लिखी हैं और उनमें से मैं कुछ ही कविताएं आपके सामने पढ़ूंगा। तो ये संस्कृति के बारे में जो भूमिका है उसको ध्यान में रखते हुए भी आप इन कविताओं का आनंद उठाइए। पहाड़ शीर्षक से उन्होंने जो दूसरी कविता लिखी है, पहले मैं उसका पाठ कर रहा हूं। पहाड़ में होना इतना अच्छा नहीं सेहत के लिए, पहाड़ में होना इतना अच्छा नहीं सेहत के लिए,
जितना बताया जाता है। मेरे आधे से ज्यादा बिरादर आधी उम्र से पहले मर गए पहाड़ में। पहाड़ में आकर सैलानी को लगता है कि बहुत ठंडा है पहाड़। वो उनसे कभी नहीं मिला जो रोते हैं तो टपकता है लावा पहाड़ में। पहाड़ शीर्षक की छठी कविता। पहाड़ में हर कस्बे में है एक अस्पताल और एक या एक से कम डॉक्टर, 2 शराब की दुकानें हर कस्बे में पहाड़ में। 9वीं कविता। पहाड़ में नई बहुएं गोबर नहीं निकालती। पहाड़ में नई बहुएं गोबर नहीं निकालती, हलिया बेगार को मना करता है। यानी कोई विद्रोह चल रहा है। पहाड़ में नई बहुएं गोबर नहीं निकालती, हलिया बेगार को मना करता है। मुसलिए बहुत हो गए, यानी मुसलमान बहुत हो गए। मुसलिए बहुत हो गए, बामण डूमी गए, यानी जो ब्राह्मण हैं उनको अछूतों से छूत लग गया है, वो उनसे छू गए हैं, उनके साथ खान पान कर रहे हैं। तो फिर से सुनिए। पहाड़ में नई बहुएं गोबर नहीं निकालती, हलिया बेगार को मना करता है। मुसलिए बहुत हो गए, बामण डूमी गए, अब ऐसी चिंताएं बहुत ज्यादा हैं पहाड़ में। पहाड़ शीर्षक से 14वीं कविता। पहाड़ में मुसलमान बहुत कम हैं, रहते हैं किराए पर न जाने कितनी पीढ़ियों से। मेरे कस्बे में एक का घर था अपना। पहाड़ में मुसलमान बहुत कम हैं, रहते हैं किराए पर न जाने कितनी पीढ़ियों से। मेरे कस्बे में एक का घर था अपना। मेरे कस्बे में एक का घर था अपना, अरसा हुआ अपनी जमीन पर बनाने चला था। इबादत गाह पोस्टर छप गए थे, देवभूमि में मस्जिद नहीं बनने देंगे। घर उसका अब बिक गया है, इस बीच घर उसका बिक गया है। इसी बीच पहाड़ी कवि ने गाया गीत, मेरा पहाड़ धरती है शिव पार्वती की। गीत बहुत प्रसिद्ध है और कवि कहलाता है जन कवि पहाड़ में। यानी ऐसे लोग जो जनता के ही एक हिस्से के शत्रु हैं और अपने गीतों से वो अपनी शत्रुता को व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहाड़ जन कवि का दर्जा दे रहा है। ये कविता उस बात को इंगित कर रही है। पहाड़ शीर्षक से 18वीं कविता। पहाड़ में 4 धाम हैं। पहाड़ में 4 धाम हैं। जब वो कहते हैं तो मैं पहाड़ के रहवासी के सबसे जरूरी कर्तव्य की तरह जोड़ता हूं वाक्य। तो मैं पहाड़ के रहवासी के सबसे जरूरी कर्तव्य की तरह जोड़ता हूं वाक्य। सख्ती के साथ हेमकुंड साहिब भी तो है पहाड़ में। आप सुनिए पहाड़ सीरीज से 22वीं कविता। पहाड़ में वो मजदूर भी है और गृहिणी भी, गाय भी वो, खच्चर भी। वो जंगल है और खेत भी, करती है कटाई बोआई पोशाई छटाई। वो बैल तो हो सकती है, वो बैल तो हो सकती है, लेकिन पकड़ नहीं सकती हल की मूठ। औरत के पास सब कुछ है, औरत के पास है सब कुछ, लेकिन मर्द का लिंग नहीं है। वो ही कर सकता है, वो ही तो कर सकता है धरती को गाभिन, ऐसा ही माना जाता है पहाड़ में। 24। पहाड़ में एक होता है घोड़िया, खच्चर पालता है और घोड़ी भी। खच्चर पर ढोता है बजरी और घोड़ी पर चढ़ते हैं दूल्हे। उसका मन किया कभी तो घोड़िया लद जाता है खच्चर पर। वो वहां बजरी जैसा ही दिखता है। अपनी खुद की शादी में भी घोड़िया बैठ नहीं सकता खुद की घोड़ी पर पहाड़ में। 31। पहाड़ में कहते हैं कि लोग बहुत भोले हैं। पहाड़ में कहते हैं कि लोग बहुत भोले हैं। हो सकता है ये सच हो, लेकिन यहाँ सड़कें बहुत समझदार हैं, बच बच के निकलती हैं
ध्यान रखती हैं कि खेत काटना है किसका और किस गांव से गुजरना ही नहीं पहाड़ में। 32, पहाड़ में देवता बहुत हैं जो न्याय करते हैं। पहाड़ में देवता बहुत हैं जो न्याय करते हैं, देते हैं सजा अपराधियों को, खाते हैं बकरा। अन्याय बहुत है लेकिन बकरों की संख्या भी तो बहुत ज्यादा है पहाड़ में। 33, पहाड़ में पनिशमेंट पोस्टिंग होती है। पनिशमेंट मिलता है कुछ लोगों को केवल इसलिए कि उन्हें नौकरी मिल गई है। पनिशमेंट जैसा आसानी से या नौकरी जैसा मुश्किल से किसी भी तरह उन्हें नहीं मिल पाता कमरा किराए पर पहाड़ में। 35, पहाड़ में मैदानियों से घृणा कभी नहीं थी। पहाड़ में मैदानियों से घृणा कभी नहीं थी। अहीर, अंसारी, मेहतर, चमार, कुशवाहा, भदौरिया, पासी, कुम्हार कुछ लोग थे नफरत के शिकार, वरना तो कान्यकुब्ज, सरयू, पारीण, चित्त पावन और नंबूद्री सारे के सारे मैदानी पूजे जाते हैं पहाड़ में। 36, पहाड़ में दूर एक गांव में मिलता है एक हरा रुमाल जिस पर बना है चांद और सितारा। पाकिस्तान का झंडा बताया है अखबारों ने, जैसे वो बता देते हैं बकरे को गाय का मांस। देश के किसी भी हिस्से की तरह अखबार फैलाते हैं अफवाह पहाड़ में। 45, पहाड़ में अनगिनत बातें हैं जो उदास करती हैं। पहाड़ में अनगिनत बातें हैं जो उदास करती हैं, जो किसी तरह भी नहीं की जा सकती। पहाड़ में अनगिनत बातें हैं जो उदास करती हैं, जो किसी तरह भी नहीं की जा सकती। सही सही व्यक्त उनके अर्थ छुपाने के लिए, रास्ते रोकने के लिए, उन्हें छोटा दिखाने के लिए बहुत सारे पहाड़ खड़े हैं पहाड़ में। 61, पहाड़ में निवेश होगा, पहाड़ में विदेश होगा, पहाड़ में गणेश होगा, पहाड़ में गणवेश होगा, खड़िया की खान होगी, मुश्किल में जान होगी पहाड़ में। 62, पहाड़ में औरतें खेतों में करती हैं रोपाई, दलित हुड़किया बजाता है हुड़का, गाता है हुड़क्या बोल, वो हौसला बढ़ाता है औरतों का, उगता है धान, खिलती है संस्कृति। और आप क्या करते हैं? आप इस संस्कृति पर झूमते हैं। खेत न तो औरत के हैं न हुड़किया के, खेत सारे आपके हैं और आप झूमते हैं पहाड़ में। 63, पहाड़ में कविता श्रृंखला इतनी लंबी क्यों है? पहाड़ में, यानी कुछ लोग ये सवाल पूछ सकते हैं, पहाड़ में कविता श्रृंखला इतनी लंबी क्यों है? अनगिनत हैं कहानियां जो कही नहीं गई, असंख्य हैं दर्द जो साझा नहीं हुए। जितना पानी है पहाड़ की सारी नदियों में, उससे कहीं ज्यादा बयान दर्ज किए जाने हैं। जितना पानी है पहाड़ की सारी नदियों में, उससे कहीं अधिक बयान दर्ज किए जाने हैं। इंच इंच बढ़ते हुए हिमालय के चेहरे पर लिखी जानी है गवाहियां। इंच इंच बढ़ते हुए हिमालय के चेहरे पर लिखी जानी है गवाहियां। हो सकता है कि एक दिन पहाड़ अपने भार से भर भरा कर गिर जाएगा। हो सकता है एक दिन पहाड़ अपने ही भार से भर भरा कर गिर जाएगा। तब हमारे बयान ही उगेंगे मलबे से, बनेंगे नए सृजन के बीज। हम रहें या न रहें, पहाड़ रहे न रहे, इंसाफ के लिए कविता लेकिन जारी रहेगी पहाड़ में। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र सिंह रावत।